यूनिट थर्ड हम कर रहे हैं और यूनिट थर्ड में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो 7 का चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और जो टॉपिक कर रहे हैं वो है एम्पेयर का नियम। और इससे पहले मैंने आपको एम्पेयर के नियम का फर्स्ट अनुप्रयोग है वो बताया था। अनंत लंबाई के स्थिर धारावाही चालक तार के कारण किस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। अब जो हम करेंगे एम्पेयर के नियम का सेकंड अनुप्रयोग वो करेंगे और वो अपना लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगर आपको एम्पेयर का नियम आता है तब भी आप इस सेकंड अनुप्रयोग को कर पाओगे। और जो एम्पेयर का जो हमने फर्स्ट अनुप्रयोग है और एम्पेयर का नियम है वो हमने किया था इससे पहले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो देख सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने नीचे दे रखी है, तो उस लिंक पर जाके आप वो फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एम्पेयर के नियम के 4 अनुप्रयोग हैं इस अपने चैप्टर में। एक अनुप्रयोग हम पहले कर चुके हैं, सेकंड आज कर लेंगे और फिर 2 अनुप्रयोग और बचेंगे। एक तो परिनालिका बचेगा इस चैप्टर का और एक टोरॉइड बचेगा। फिर हम करेंगे इस चैप्टर का टॉपिक धारामापी। धारामापी क्या होता है, धारामापी को वोल्टमीटर में किस प्रकार से बदलेंगे, धारामापी को एमीटर में किस प्रकार से बदलेंगे। तो लास्ट टॉपिक हम करेंगे इस चैप्टर का धारामापी। पहले एम्पेयर के नियम का ये सेकंड अनुप्रयोग है, ये कंप्लीट करते हैं। लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो हमारे पास में एक धारावाही चालक तार है जो कौन से आकार का है, बेलनाकार आकार का है। तो हमें 3 बिंदुओं के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है। यहाँ पर एक तो करेंगे बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, एक करेंगे बेलन की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र और एक करेंगे बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। जो सबसे पहले हम जो करेंगे वो है, एक नंबर है बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। एक बेलनाकार तार है, देखना किस प्रकार से, आप अच्छी तरीके से इसको देखते जाओ। अगर आप पूरा इसको देखोगे तब भी आपको यह समझ में आएगा। तार है अपना बेलनाकार आकृति का। ये बेलनाकार आकृति का एक अपने पास से तार है और इस तार में आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये आई एम्पेयर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। अब जैसे हमें पता है इसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित होगी, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये बात ओरेस्टेड ने बताई थी। ओरेस्टेड का प्रयोग हमने किया था, तब हमने इस बात को पढ़ा था कि जैसे हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसमें हमने धारा प्रवाहित की है आई, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। हम ये मान लेते हैं ये इसका बेलन का एक्स है, ये बेलन का एक्स है और धारा आपको बताई रखी है, इसमें आई एम्पेयर की धारा जा रही है पूरे बेलन में से। हमें निकालना है बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। तो हम ये मान लेते हैं यहाँ से, ये मान लेते हैं O, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इस बिंदु P पर देखना ये बेलन है, ये बेलन बाहर हो गया चुंबकीय क्षेत्र और ये हमें मान लेते हैं इस जो बेलन है इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। ये बेलन की त्रिज्या हमने मान ली है कैपिटल R है और ये जो बिंदु P है ये बेलन के बाहर स्थित है जिसकी दूरी कितनी है, केंद्र से R दूरी है। तो हमें इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है, कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा और कौन से नियम से देखना, हमें एम्पीयर के नियम से देखना है। तो आपको पता है एम्पीयर का नियम और गाउस का नियम, दोनों नियमों में एक कॉमन बात है कि दोनों ही नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होते हैं। तो
हमें बिंदु P के ऊपर भी एक बंद पृष्ठ है वो बनाना पड़ेगा। तो बिंदु P से हमने एक एम्पियर लूप, इस प्रकार से हमने एक एम्पियर लूप बना लिया है। यह हमने एक एम्पियर का लूप बना लिया है, एम्पियर लूप, क्योंकि जो अपने पास एम्पियर का नियम है वो एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। अब हम क्या करेंगे, इस बंद पृष्ठ इस बिंदु P के ऊपर एक छोटे से अल्पांश की कल्पना करते हैं और इस अल्पांश की लंबाई कितनी है, dl है। अगर बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी हो, तो उसके लिए हम दाएं हाथ के नियम को काम में लेंगे। और दाएं हाथ का नियम मैंने आपको बता रखा है कि अंगूठे को तो कर देना है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, अंगुलियों को कर देना है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है उस दिशा में। देखना, यह है अंगूठा, तो धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो अपने अंगूठे को तो कर देना है धारा की दिशा में। तो मैंने अंगूठे को कर दिया है धारा की दिशा में। और जो अंगुलियां हैं, ये जो अंगुलियां हैं, इन अंगुलियों को बिंदु P की तरफ कर देना है। तो देखना, अंगुलियों को बिंदु P की तरफ कर दिया, तो जो अपनी हथेली है ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अंगूठे को चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, अंगुलियों को बिंदु P की दिशा में, तो जो अपनी हथेली बच गई, तो हथेली देखना अंदर की तरफ है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ पर होगी, अंदर की तरफ होगी। या फिर आप एक नियम और भी देख सकते हो जो इस प्रकार से है कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये किसको बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो उससे भी आप याद रख सकते हो। तो देखना, अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, तो अंगुलियों को आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ना है, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो अंगुलियों को इस प्रकार से मोड़ना है। और जो अंगूठा वो धारा की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, इस नियम से भी। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इसी दिशा में होगी जहाँ पर अल्पांश है, यानी कि B और dl दोनों एक ही दिशा में है। इसलिए जो थीटा बराबर है यहाँ पर कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, क्योंकि B और dl दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। जिस दिशा में dl है अल्पांश, उसी दिशा में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, B वेक्टर। तो ये इस चित्र के बारे में मैंने आपको बताया है कि बिंदु P है वो इससे r दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। और एक बात यहाँ से आपको दिख रही है कि जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी हम इस बात को लिख सकते हैं, स्मॉल r है वो कैपिटल R से ज़्यादा है। क्योंकि स्मॉल r, तो देखना कैपिटल R तो इतना है और स्मॉल r इतना बड़ा है, तो जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से बड़ा है। यहाँ तक ठीक है। अब हम लगाते हैं एम्पियर का नियम, यहाँ से लिख रहे हैं एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से। एम्पियर का नियम क्या होता है, बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र की रेखा समाकलन का मान, बेन टू डीएल को रेखा समाकलन कहते हैं। रेखा समाकलन का मान किसके बराबर में होता है, निर्वात की चुंबकशीलता तथा बंद पृष्ठ या फिर बंद लूप में प्रवाहित धारा के बीजगणित योग के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पियर का नियम। तो एम्पियर का नियम आपको पता चल गया होगा, किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र की रेखा समाकलन का मान बंद पृष्ठ में गुजरने वाली समस्त धाराओं के बीजगणित योग तथा निर्वात की चुंबकनशीलता के गुणनफल के बराबर में होता है रेखा समाकलन का मान। ठीक है, ये अपना बंद पृष्ठ के, ये हमने एम्पियर का नियम लगा दिया है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, BDL cos थीटा इक्वल टू म्यू नोट समेसन I। यहाँ तक भी ठीक है। थीटा कितना है, यहाँ पर 0 डिग्री है, थीटा यहाँ पर है 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री है, क्योंकि B और DL दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ पर cos 0 का मान कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो अपने पास बचा है BDL बराबर म्यू नोट समेसन I। ठीक है यहाँ तक। अब B कांस्टेंट है चुंबकीय क्षेत्र, बाहर ले लेते हैं समाकलन के, अंदर बचेगा DL बराबर म्यू नोट समेसन I। अब हम निकालेंगे इस DL का मान।
ये डीएल क्या होगा, यानी कि ये अपने पास में एक ये जो बंद पृष्ठ है ये वर्ताकार है, इस प्रकार का है। ये यहाँ पर हमने अल्पांश एक मान लिया है डीएल, यानी कि ये जो वर्त है, ये जो वर्त है, यहाँ पर ये जो वर्त है ये छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है, यानी कि छोटे छोटे लंबाइयों से ही ये वर्त कंप्लीट होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये वर्त कब कंप्लीट होगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक कंप्लीट होगा जब एक चक्कर अपना पूरा करेगा। और जो एक चक्कर पूरा करेगा वो वर्त की किसके बराबर में होगा, परिधि के बराबर में होगा। तो जो डीएल है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, और त्रिज्या कौन सी लेंगे, ये जो एम्पेयर का लूप है वो त्रिज्या लेनी है, स्मॉल आर, ये लिख दिया स्मॉल आर। तो डीएल का समाकलन क्या हो गया है, वर्त की परिधि के बराबर में, क्योंकि अपने को पूरा देखना है कि इसके वर्त की जो पूरे की लंबाई कितनी है। तो पूरी लंबाई है वर्त की, वो वर्त की परिधि के बराबर में आ गई है, 2 पाई आर रख देते हैं वहां पर। बी इंटू इसका मान है 2 पाई आर बराबर म्यू नोट समेसन आई। अब हमें क्या निकालना है, समेसन आई निकालना है। और समेसन आई वो होता है कि बंद पृष्ठ में से कितनी धारा जा रही है। तो देखना ये अपने पास बंद पृष्ठ है, ये हमने बनाया है, इस बंद पृष्ठ में से कितनी धारा जा रही है, कुल आई धारा जा रही है। ये यहाँ पे हमने आई तो प्रोवाइड की इस पूरे बेलन के अंदर से, तो बंद पृष्ठ में से भी कितनी जाएगी, आई जाएगी, इसलिए समेसन आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो बी इंटू में 2 पाई आर बराबर म्यू नोट आई, यहाँ से हम बी का मान निकाल लेंगे तो कितना आएगा, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यानी कि ये बाहर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया है। बेलन के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा वो कितना आएगा, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, जहाँ म्यू नोट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, आई क्या है, ये जो बंद लूप है इसमें प्रवाहित धारा, दो क्या है, कांस्टेंट राशि होती है, पाई का मान हमें पता है 3.14, ये आर है, ये इस एम्पेयर के जो हमने लूप लिया उसकी त्रिज्या। और इससे एक बात का भी पता चल रहा है कि जो बी बाहर है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है इसकी दूरी के, ठीक है। तो यह हमने निकाल लिया है बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। और यही हमने कब निकाला था, जब हमने एम्पीयर के नियम का फर्स्ट अनुप्रयोग किया था अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण, उसमें भी हमने इसी मान को निकाला था, क्योंकि वो भी हमने क्या लिया था, जब मैंने क्या तार लिया था, तार के बाहरी बिंदु था, तो बाहर बिंदु हो तो चुंबकीय क्षेत्र वो इतना ही आएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका दूसरा पॉइंट। ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया है कि बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। सेकंड पॉइंट लेते हैं इसका, बेलन के सतह पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हम निकालेंगे बेलन के सतह पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये बेलन है, ये अपने पास बेलन है, ये बेलन की एक्स है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई धारा इसमें जा रही है, और ये इस बेलन की त्रिज्या है कैपिटल आर। हम निकाल रहे हैं बेलन के सतह के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये इसका केंद्र O मान लेते हैं, इससे आर दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, P है, यानी कि अब की बार जो बिंदु क्या है बेलन के हमने सतह के ऊपर ले लिया है। तो सतह से आपको दिखाई दे रहा है कि जो स्मॉल r है वो किसके बराबर में है, कैपिटल R के बराबर में है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कोष्टक के अंदर इस बात को कि स्मॉल r है वो किसके बराबर में आ गया है, कैपिटल R के बराबर में आ गया है, क्योंकि सतह के ऊपर हमें देखना है, ये OP है और इतना ये है, यानी कि स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर में आ गया है। तो अब हम निकालना हमें क्या है, सतह के ऊपर निकालना है, तो इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में हम स्मॉल r की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल R लिख देंगे बस। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर हमें सतह के लिए करना हो तो स्मॉल r की जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल R रख देंगे। तो सतह के ऊपर अपना चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना आ जाएगा,
म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये हमने सतह के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया है, क्योंकि इस पर हम निकालेंगे इस बिंदु P के ऊपर हमें इस प्रकार से एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे, यही प्रोसेस करेंगे तो अपने पास यही मान निकल के आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। या फिर आप सीधे ही समीकरण 1 से स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो तो सतह के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो ये हमने दो बिंदु पर निकाला है चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें तीसरे बिंदु पर निकालना है बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना, फिर हम तीसरी कंडीशन इसकी करते हैं, बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो आप ले लेना इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से। 3 नंबर कंडीशन लेके चलेंगे। अब बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, देखना ये 3 नंबर कंडीशन है अपनी। बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। बेलन बना लेना है सबसे पहले। तो ये अपना बेलन तैयार हो रहा है अभी, ये बेलन को तैयार कर दिया है। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I एम्पियर। ध्यान से इसको देखना है, इसमें आपको थोड़े से समझने में समस्या आ सकती है, लेकिन अगर आप इसको कंप्लीट अच्छी तरीके से देखोगे तब आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये इसकी x है, ये इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। ठीक है, हम निकाल रहे हैं बेलन के अंदर, यानी कि जो बिंदु P हमने अभी तक बाहर लिया है, एक सतह पर लिया है। अब की बार हमें बिंदु P को क्या लेना है, इस बेलन के अंदर ही लेना है। देखना ये इसका केंद्र हो गया है O। ठीक है, अब बेलन को ले लेना है इसके अंदर, ये बिंदु P को इसके अंदर ही ले लिया हमने, और ये इसकी त्रिज्या क्या है, R है। तो बिंदु P के ऊपर हमें क्या बनाएंगे, एक बेलनाकार एक वर्ताकार एम्पियर का लूप बनाएंगे। तो एम्पियर का लूप इसके अंदर हमने बना दिया है, ये एम्पियर का लूप हमने बनाया है, एम्पियर लूप। ठीक है, अब बिंदु P के ऊपर वही करना है, एक अल्पांश ले लिया है dl। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है, वो दाएं हाथ का नियम को काम में लेना है, dl। B और dl भी इस कंडीशन में दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान है वो कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। नियम आपको पता ही है, अंगूठे को कर देना है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, अंगुलियों को कर देना है बिंदु P की तरफ, तो जो अपनी हथेली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। इतना सा काम आपको करना है। अंगूठे को कर दिया है धारा की दिशा में, अंगुलियों को कर देना है बिंदु P की दिशा में, तो ये बिंदु P देखना अंगुलियां इसी दिशा में जा रही है। तो अपनी हथेली है तो हथेली अंदर की तरफ है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसके अंदर होगा, इसके लंबवत होगा अंदर की ओर। ठीक है, और B भी इस दिशा में है, DL P दोनों एक दूसरे के समांतर होने के कारण थीटा वो कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। ठीक है, ये बात यहाँ तक। एम्पियर के नियम से स्टार्ट करते हैं। एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से क्या होता है, एम्पियर का नियम लगाते हैं, BDL इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। म्यू नॉट आपको पता है निर्वात की चुंबकशीलता, और ये जो योगफल I है इसका मान मतलब होता है कि बंद पृष्ठ में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ये आपको याद रखना है, इसका मतलब ये होता है कि बंद पृष्ठ में से एम्पियर लूप में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब ये होता है। या फिर हम इसको ये कर सकते हैं, BDL cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। ठीक है, यहाँ तक
अब थीटा इक्वल टू हमें पता है 0 डिग्री है। 0 क्यों हुआ? क्योंकि बी और डी एल दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। चलो कर देते हैं इससे आगे। यह आएगा बी डी एल बराबर म्यू नोट समेसन आई। बी को ले लेते हैं बाहर, इनटू बाहर ले लिया, अंदर बचेगा डी एल बराबर म्यू नोट समेसन आई। तो बी, अब ये डी एल का समाकलन क्या होगा? वही वर्ताकार भाग है, वर्त की परिधि के बराबर में 2 पाई, त्रिज्या कितनी है इसकी? आर है, तो 2 पाई आर बराबर म्यू नोट समेसन आई। ठीक है, यहाँ तक हमें निकालना क्या है? बी का मान निकालना है। तो हम बी इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा? म्यू नोट समेसन आई अपॉन 2 पाई आर, यह आ गया है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें तो इसको भी निकालना है। योगफल आई का मान अब हम निकालेंगे। जैसे योगफल आई का मान हमारे पास में आएगा, हम इस समीकरण में रख देंगे तो अंदर हमें चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। और ये योगफल आई का मतलब क्या होता है कि बंद पृष्ठ में से कितनी धारा जा रही है, यानी कि इसके अंदर से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, हमें वो देखना है। अब क्योंकि कंप्लीट में से जा रही है धारा आई, ये हमने मान लिया है कि इस पूरे में से क्या धारा जा रही है, आई। हमें निकालना क्या है? हमें तो ये निकालना है कि इस पृष्ठ में से कितनी धारा जा रही है। तो वो धारा हम मान लेते हैं क्या है, आई डैश। इस पृष्ठ में से कितनी धारा जा रही है, आई डैश मान लेते हैं। यानी कि योगफल आई का मान क्या आ गया यहाँ पर, आई डैश, क्योंकि पूरे में जा रही है आई। हमें देखना है इस पृष्ठ के अंदर, तो इस पृष्ठ के अंदर हमने मान लिया है कितनी धारा जा रही है, आई डैश जा रही है। तो आई डैश, तो बी इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नोट आई डैश अपॉन 2 पाई आर। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें किसका मान निकालना है, इस आई डैश का मान निकालना है। ये जो आई डैश हमने धारा मानी है, इस लूप में से धारा आई डैश जारी है, इस आई डैश का मान हम निकालेंगे। तो अब हम जो प्रोसेस करेंगे वो प्रोसेस किसको निकालने के लिए करेंगे, आई डैश को निकालने के लिए करेंगे। देखना आप किस प्रकार से हम आई डैश को निकालेंगे। यानी कि ये जो नीचे का जो भाग है इसका, अब देखना अच्छे से, ये जो नीचे का भाग है इसको बोलते हैं, ये क्षेत्रफल है इसका। तो ये जो वर्ताकार भाग है, और वर्त का क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर की स्क्वायर होता है। तो इस क्षेत्रफल में से कितनी धारा जा रही है, आई धारा जा रही है ना। तो यहाँ पर लिख रहे हैं पाई आर की स्क्वायर क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा। इस क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा कितनी है, आई है, आई है। तो एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, आई बटे पाई आर की स्क्वायर। एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा, एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, आई बटे पाई आर की स्क्वायर। यानी कि वो ये वही सिस्टम हो गया है कि एक पेन की कीमत 5 रुपये है। एक पेन की कीमत कितने रुपए है, 5 रुपये है। तो 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, इसको 5 से गुणा कर देंगे। तो इसी प्रकार से आ गया एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा इतनी है, तो हमें निकालना है इस क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी। तो इस क्षेत्रफल को इससे गुणा कर देंगे, इस क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा आ जाएगी। बस इतना ही काम करना है। हमें क्या देखना है, हमें तो इस क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा निकालनी है। तो पाई आर की स्क्वायर, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है, स्मॉल आर है इसकी त्रिज्या, तो पाई आर की स्क्वायर क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा, इसको इससे गुणा कर देंगे, आई बटे पाई आर की स्क्वायर इंटू में पाई आर की स्क्वायर। अब पाई से पाई कैंसिल, इसको हम आई डैश मानना है, इस क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा को आई डैश हम मान के चल रहे हैं। तो आई डैश ये अपने पास आ गया आई आर की स्क्वायर बटे आर की स्क्वायर। तो
ये जो क्षेत्रफल अपना बंद पृष्ठ है इसमें से कितनी धारा जाएगी, आई डैश इक्वल टू आई आर की स्क्वायर बटे आर की स्क्वायर, क्योंकि पाई आर की स्क्वायर क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा कितनी है, आई है। एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, इसको इससे भाग कर देंगे। अब हमें निकालना पाई आर की स्क्वायर क्षेत्रफल में से जितने का निकालना उससे इसको गुणा कर दिया, धारा निकल के आ गई है। अब ये आई डैश का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से करेंगे बी इक्वल टू म्यू नोट आई डैश, ये आई डैश का मान आई आर की स्क्वायर बटे 2 पाई आर पहले से ही है 2 पाई आर और ये आर की स्क्वायर रख दिया है आई डैश का मान। अब आर से आर कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। बी इक्वल टू क्या बचा है, म्यू नोट आई आर बटे 2 पाई आर की स्क्वायर। जो अंदर धारा है बी अंदर वो क्या आ गई, म्यू नोट आई आर बटे 2 पाई आर की स्क्वायर। तो जो अंदर धारा आएगी वो क्या आएगी, म्यू नोट आई आर अपॉन 2 पाई आर की स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने 3 बिंदुओं के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की गणना हमने कर ली है। अब हम तीनों के लिए अगर ग्राफ भी नोट करना चाहें तो अब हम तीनों के लिए ग्राफ भी नोट कर सकते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। अब तीनों के लिए हम ग्राफ भी नोट कर सकते हैं बी और आर में। अब हम ग्राफ देखना किस प्रकार से करेंगे, ये इसका मूल बिंदु है, ये है आर जो ओ से लेके बिंदु पी तक की दूरी थी, यह है चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी, जब बिंदु पी बेलन के बाहर हो, तो बेलन के बाहर हो बी बाहर, तो अपने पास क्या समीकरण आया था, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, यह समीकरण आया था। और इस स्थिति में जो स्मॉल आर था वो बड़ा था किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन क्या थी, बी सतह है और सतह के लिए हमें पता है आर बराबर क्या था, अपने पास आर था। तो अपने पास ये जो मान निकल के आया था वो आया था म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। और जो तीसरी कंडीशन थी हमने वो निकाली थी बी अंदर म्यू नोट आई आर अपॉन 2 पाई आर की स्क्वायर। तो इस स्थिति में क्या था कि जो स्मॉल कैपिटल आर है वो बड़ा था स्मॉल आर से। ये 3 कंडीशन हमने निकाली थी। अब देखना किस प्रकार से हम इसको ग्राफ में दर्शाएंगे। यहाँ पर तो हम लिखेंगे आर बराबर आर के, यहाँ पर हम लिखेंगे आर ग्रेटर देन आर, क्योंकि इसमें क्या है कि बी अंदर है वो समानुपाती है आर के। ठीक है, तो समानुपाती का वक्र आएगा इस प्रकार से, इसका मतलब है बी अंदर समानुपाती आर के। ठीक है, अब जो फर्स्ट कंडीशन आई थी हमारे पास वो क्या आई थी कि बी बाहर व्युत्क्रमानुपाती था 1 अपॉन आर के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो स्मॉल आर है वो बड़ा था कैपिटल आर से, और जो व्युत्क्रमानुपाती का जो ग्राफ आएगा वो आएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी बाहर व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन आर, और ये सतह के ऊपर है और सतह के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र होता है अधिकतम मैक्सिमम, इसका मान निकाला था म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। इस प्रकार से हम इसमें ग्राफ भी नोट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक अपना लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट अनुप्रयोग करेंगे जिसका नाम होगा परिनालिका। एक तो इसमें अनुप्रयोग में रह गया है परिनालिका, एक बच गया है टोरॉइड। ये दोनों अनुप्रयोग करने के बाद में हम इस चैप्टर का टॉपिक गैल्वेनोमीटर धारामापी, वो धारामापी टॉपिक हम पढ़ेंगे। और धारामापी 2 प्रकार की है, एक तो चल कुंडली धारामापी होती है,
एक चल चुंबक धारामापी होती है। चल चुंबक धारामापी अपने सिलेबस में है नहीं। चल कुंडली धारामापी हम पढ़ेंगे। चल कुंडली धारामापी के भी दो भाग होते हैं, एक तो निलंबित चल कुंडली धारामापी, एक होती है किलिकित चल कुंडली धारामापी। इन दोनों को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे वोल्ट मीटर को एमीटर, वोल्ट मीटर को एमीटर में किस प्रकार से बदलते हैं, और धारामापी को वोल्ट मीटर और एमीटर में किस प्रकार से बदलते हैं। वो टॉपिक हम एम्पेयर के जो दो अनुप्रयोग हैं वो करने के बाद में हम धारामापी अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट अनुप्रयोग परिनालिका पढ़ेंगे।